Good morning, all the students. I think the voice is clear. This is a recorded class. हाँ जी, शुरू करते हैं बच्चा. बीच में क्लासेस थोड़ी डिसरप्ट हो गई थी, अब इसको अपने कंटिन्यू करेंगे. अगले 4-5 क्लास में बच्चे हमारा प्रयास रहेगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स वाला जो पोर्शन है उसको हम 100% कंप्लीट कर दें टिल चैप्टर मार्केट. वहां तक के जो टॉपिक्स हैं उन टॉपिक को हम लोग प्रयास करेंगे कि बिल्कुल कंप्लीट कर ले. क्लियर है जी बच्चे? चले शुरू करते हैं. आज जो टॉपिक पिछले क्लास में हम लोगों ने किया था सप्लाई, आज हमारा टॉपिक क्या है भाई? प्रोडक्शन फंक्शन. टुडेज टॉपिक इज प्रोडक्शन फंक्शन. फटाफट से क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में प्रोडक्शन चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स हैं उन सारे टॉपिक्स को हमने कवर करने का प्रयास किया है जो कि आपके लिए एग्जाम के लिए रेलेवेंट है. शुरू करते हैं बच्चे. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्शन फंक्शन एंड एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन. ध्यान से समझेंगे. शॉर्ट क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन. ध्यान से समझेंगे. प्रोडक्शन फंक्शन के मीनिंग के पहले हम लोग एक बार डिस्कस करेंगे बच्चे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन. ध्यान से समझेंगे बच्चा. प्रोडक्शन का डेफिनेशन ये क्या कह रहे हैं बच्चे? प्रोडक्शन इज द ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग रिसोर्सेज, रिसोर्सेज बोले तो इनपुट, इन द फॉर्म ऑफ फिनिश्ड गुड्स सो एज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स. कहने का मतलब क्या हुआ? प्रोडक्शन वो प्रक्रिया है, वो एक ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी है जिस एक्टिविटी में हम लोग क्या करते हैं भाई? उस एक्टिविटी में हम लोग इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं. वापस से रिपीट कर रहे हैं बच्चा. प्रोडक्शन एक ऐसी ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी है जिस एक्टिविटी में हम लोग इनपुट को, मतलब से एक एग्जांपल, रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करते हैं. अच्छा, रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में क्यों कन्वर्ट करते हैं भाई? व्हाट इज द प्रोसेस फॉर दैट? व्हाट इज द लॉजिक फॉर दैट? व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? तो रॉ मटेरियल मतलब इनपुट को आउटपुट में हम इसलिए कन्वर्ट करते हैं सो एज टू सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स. ह्यूमन वांट्स को, ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए प्रोड्यूसर जो है वो क्या करता है? इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करता है. इस प्रक्रिया को हम लोग प्रोडक्शन बोलते हैं. क्लियर है बच्चे? अब ये बोल रहे हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन. समझेंगे बच्चे. प्रोडक्शन फंक्शन कैन बी डिफाइंड एज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आउटपुट that can be produced with the given quantity of input under a given state of technology. मेरे पास, हमारे पास जो इनपुट है, हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, हमारे पास जो रॉ मटेरियल्स हैं, उनके हेल्प से हम मैक्सिमम कितना क्वांटिटी आउटपुट का बना सकते हैं, फिनिश्ड गुड्स का बना सकते हैं. दिस रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, इस इनपुट और आउटपुट के रिलेशनशिप को हम लोग क्या बोलेंगे भाई? इस इनपुट और आउटपुट के रिलेशनशिप को हम लोग बोलेंगे प्रोडक्शन फंक्शन. सिंपल वर्ड्स में द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट. हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, इनपुट है, उस इनपुट से मैक्सिमम हम कितना क्वांटिटी आउटपुट का बना सकते हैं, दिस रिलेशनशिप इज नोन एज प्रोडक्शन फंक्शन. अब आप समझेंगे, कहीं ना कहीं हमारा जो क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड है, मतलब हमारा जो आउटपुट है, इस बात पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा भाई कि हमारे पास इनपुट कितना है. सिंपल वर्ड्स में, आउटपुट डिपेंड्स अपॉन इनपुट. हमारे पास जितने रिसोर्सेज होंगे उसी रिसोर्स पे ये डिपेंड करेगा कि हम मैक्सिमम कितना क्वांटिटी आउटपुट का बना सकते हैं. तो हमारा आउटपुट जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है बच्चे? हमारा आउटपुट जो है वो इनपुट पे डिपेंड कर रहा है. तो समझेंगे, ये कह रहे हैं क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड बोले तो आउटपुट इज द फंक्शन ऑफ. आउटपुट इज द फंक्शन ऑफ का मतलब क्या हुआ भाई? आउटपुट इज द फंक्शन ऑफ का मतलब हुआ बच्चे आउटपुट डिपेंड्स अपॉन. तो हम कितना क्वांटिटी बनाएंगे वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि हमारे पास रिसोर्सेस कितने हैं, इनपुट कितने हैं. और इनपुट क्या क्या हो सकते हैं? इनपुट में भी इन द फॉर्म ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर एक्सेट्रा, जिसको हमने एबीसी लिखा हुआ है. एबीसी का मतलब यहां क्यू का मतलब क्या हुआ? आउटपुट. और एबीसी का मतलब क्या हुआ? डिफरेंट फैक्टर इनपुट्स. तो कहीं ना कहीं हमारा जो आउटपुट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? इनपुट पे डिपेंड कर रहा है. और इनपुट क्या होता है भाई? ये भी समझेंगे. इकोनॉमिक्स के हिसाब से कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए आपको कुछ कॉमन इनपुट की आवश्यकता होती है जिसको हम लोग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, या उसी को हम लोग फैक्टर इनपुट बोलते हैं. आपने पढ़ा होगा बच्चे. वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से हैं? दोज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर लैंड, लेबर, कैपिटल एंड लास्ट वन इज एंटरप्रेन्योर, बिजनेस का मालिक. इकोनॉमिक्स कहता है कि कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए ये 4 कॉमन इनपुट की आवश्यकता होती है. समझ में आ रही बाजी बच्चे? दीज 4 कॉमन इनपुट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एनी काइंड ऑफ आउटपुट. यहां तक में कोई दिक्कत नहीं.
क्लियर है जी बच्चे? चलिए अब ध्यान से समझेंगे। तो कहीं ना कहीं हम कितना क्वांटिटी आउटपुट का बना सकते हैं, मेरा क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड कितना होगा, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि नहीं कि मेरे पास कितना इनपुट है। क्लियर है बच्चे? बोले तो आउटपुट डिपेंड्स अपॉन इनपुट। क्लियर? उसी को कह रहे हैं कि क्वांटिटी प्रोड्यूस इज द फंक्शन ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल एटसेट्रा। क्वांटिटी प्रोड्यूस, कितना क्वांटिटी हम बनाएंगे, इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इसी को एक इक्वेशन में इन्होंने फ्रेम किया और इसको क्या कह रहे हैं भाई, दिस इज नोन एज प्रोडक्शन फंक्शन। क्लियर है बच्चे? इसी क्वेश्चन का आगे का पार्ट, टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। अब ध्यान से समझेंगे, इन्होंने क्या किया बच्चे, टाइम के बेसिस पे प्रोडक्शन फंक्शन को ब्रॉडली दो हेड में, दो टाइप में बांट दिया। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम प्रोडक्शन फंक्शन में बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। समय के हिसाब से प्रोडक्शन फंक्शन को हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, तो समय के हिसाब से प्रोडक्शन फंक्शन को हम लोग दो भाग में बांट सकते हैं। देयर में बी टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। क्या क्या कह रहे हैं भाई, एक को कह रहे हैं शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और दूसरे को कह रहे हैं लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एज वेल एज लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। अब समझेंगे बच्चे, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब क्या हुआ, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन वो टाइम पीरियड है जिस टाइम पीरियड में हम अपने सारे के सारे फैक्टर को चेंज नहीं कर सकते हैं। शॉर्ट रन इज दैट टाइम पीरियड वेयर ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैन नॉट बी वेरीड। ऐसा इनका एजम्पशन है। समझेंगे बच्चे, अगर हमारे पास समय कम है तो कम समय में हम सारे के सारे फैक्टर को चेंज नहीं कर सकते हैं। फैक्टर कौन कौन से हो गए भाई, लैंड, लेबर, कैपिटल एटसेट्रा। अगर हमारे पास टाइम कम है तो इन द शॉर्ट रन ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैन नॉट बी वेरीड, कैन नॉट बी चेंज्ड। तो शॉर्ट रन में सर हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, समझेंगे। शॉर्ट रन में अगर आप प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए इनका एजम्पशन है कि आप एज्यूम कीजिए कि अदर फैक्टर, बाकी के सारे जो फैक्टर हैं, लैंड, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर एटसेट्रा, ये फिक्स्ड है। पहले मेरे पास जितने थे वो अभी भी उतने ही हैं, हम उसको बढ़ा घटा नहीं सकते हैं। क्लियर है बच्चे? हम शॉर्ट रन में एजम्पशन है कि सिर्फ एक ही फैक्टर को चेंज कर सकते हैं एंड दैट फैक्टर इज लेबर। वापस से रिपीट करते हैं बच्चा, इन द शॉर्ट रन वी एज्यूम दैट ओनली वन वेरिएबल फैक्टर इज देयर एंड दैट वेरिएबल फैक्टर इज व्हाट, दैट वेरिएबल फैक्टर इज लेबर। हमारा एजम्पशन है कि शॉर्ट रन में सिर्फ एक ही फैक्टर को हम चेंज कर सकते हैं, वो फैक्टर क्या है भाई, लेबर, और बाकी फैक्टर को हम एज्यूम करते हैं कि वो कांस्टेंट है। क्लियर है बच्चे? तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में क्या होगा, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में ओनली वन वेरिएबल फैक्टर लेबर विल बी देयर एंड अदर फैक्टर्स विल बी एज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट। अदर फैक्टर को हम एज्यूम क्या करेंगे कि वो कांस्टेंट है। क्लियर है बच्चे? अब ध्यान देंगे, सर ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, रिटर्न्स टू अ फैक्टर, ये क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझेंगे बच्चे, आगे इसी टॉपिक पे अपने को पढ़ना है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हमारा क्या कहता है, या इसी का दूसरा नाम है लॉ ऑफ रिटर्न्स टू अ फैक्टर, क्या कहता है, जो कि शॉर्ट रन के लिए एप्लीकेबल है। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हमारा कहता है कि अगर हम बाकी सारे फैक्टर को फिक्स्ड रखते हैं, मतलब लैंड, कैपिटल एटसेट्रा, बाकी सारे फैक्टर को अगर हम फिक्स्ड रखते हैं और सिर्फ लेबर को बढ़ाते हैं तो इससे प्रोडक्शन पे क्या प्रभाव पड़ता है, ये हम लोग चेक करते हैं, ये हम लोग देखते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इस चीज को एक्सप्लेन करता है। वापस से रिपीट करते हैं बच्चे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन we assume that other factors, बोले तो other factor inputs are assumed to be constant and we vary only one variable factor and that variable factor is labor। तो बाकी फैक्टर को अगर कांस्टेंट रखेंगे और सिर्फ हम लेबर को बढ़ाएंगे, इससे प्रोडक्शन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में। जो थ्योरी इसको एक्सप्लेन करता है दैट थ्योरी इज नोन एज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। क्लियर है बच्चे? यहां तक में कोई दिक्कत नहीं, आगे ये थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे बच्चे। अब अगर हमारे पास सफिशियंट टाइम है, 5 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, तो अगर मेरे पास सफिशियंट टाइम है तो हम सारे के सारे फैक्टर को अपने मन मुताबिक चेंज कर सकते हैं कि नहीं। हम अपने लैंड एरिया को भी बढ़ा सकते हैं। सपोज हमारे पास 2 ब्रांच है तो हम 3 ब्रांच कर सकते हैं, 4 ब्रांच कर सकते हैं, 5 ब्रांच कर सकते हैं। तो इन द लॉन्ग रन वी कैन चेंज लैंड, वी कैन ऑब्वियसली चेंज लेबर। हम लोग अपना कैपिटल बोले तो यहां पे इकोनॉमिक्स के हिसाब से क्या है, प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट। अगर मेरे पास सफिशिएंट टाइम है तो और नया मशीन खरीद सकते हैं कि नहीं खरीद सकते हैं बच्चे? बोले तो इन द लॉन्ग रन हम सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। क्लियर है बच्चे? तो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन वो टाइम पीरियड है जिस टाइम पीरियड में हम अज्यूम करते हैं कि ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैन बी वेरीड। अब अगर हम सारे फैक्टर को चेंज करते हैं, सारे फैक्टर को सपोज एक पर्टिकुलर रेशियो में बढ़ाते या घटाते हैं, उससे प्रोडक्शन पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए जो थ्योरी दिया गया है दैट थ्योरी इज नोन एज रिटर्न्स टू स्केल। क्लियर? वापस से रिपीट कर रहे हैं,
अगर बाकी सारे फैक्टर को कांस्टेंट रखते हैं और सिर्फ लेबर को बढ़ाते हैं, उससे प्रोडक्शन पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए जो थ्योरी दी गई है उसको बोलेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, या उसी का नाम है लॉ ऑफ रिटर्न्स टू अ फैक्टर। समझेंगे बच्चे, इसका नाम लॉ ऑफ रिटर्न्स टू अ फैक्टर क्यों है? एक ही फैक्टर को बढ़ाने से हमको कितना रिटर्न मिल रहा है। शॉर्ट रन में तो हम एक ही फैक्टर को बढ़ा रहे हैं, खाली लेबर को, तो सिर्फ एक ही फैक्टर को बढ़ाने से हमें कितना रिटर्न मिल रहा है। क्लियर? दैट्स व्हाई द नेम इज रिटर्न्स टू अ फैक्टर। अब यहां देखेंगे, यहां नाम इन्होंने क्या रखा लॉन्ग रन में बच्चे? लॉन्ग रन में इन्होंने नाम रखा रिटर्न्स टू स्केल। नाम इसका रिटर्न्स टू स्केल क्यों पड़ा भाई? रिटर्न्स टू स्केल इसका इसीलिए नाम पड़ा, सारे फैक्टर को एक स्केल में, एक रेंज में सारे फैक्टर को अगर बढ़ाते या घटाते हैं, उससे प्रोडक्शन पे क्या प्रभाव पड़ा, ये हम लोग चेक करेंगे लॉन्ग रन में। दैट्स व्हाई द नेम इज रिटर्न्स टू स्केल। क्लियर है बच्चे? तो शॉर्ट रन के लिए जो थ्योरी एक्सप्लेनेशन है उसको बोलेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, या उसी का दूसरा नाम है लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। क्लियर? लॉन्ग रन वाले थ्योरी को हम लोग क्या बोलेंगे भाई? रिटर्न्स टू अ फैक्टर। और लॉन्ग रन वाले को क्या बोलेंगे भाई? लॉन्ग रन वाले को बोलेंगे रिटर्न्स टू स्केल। आगे बढ़ सकते हैं बच्चे? क्लियर? चलिए, हाँ जी, डिस्कस द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। सीधे सीधे वापस से शॉर्ट रन वाला कह रहे हैं कि डिस्कस द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अच्छा, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को समझने के पहले हम लोगों को एक काम करना पड़ेगा बच्चे। ये शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स हैं, ये बेसिक टर्म्स थोड़ा सा हम लोगों को समझना पड़ेगा। समझ में आ रही बाजी बच्चे? क्लियर? सम बेसिक टर्म्स आर देयर। फटाफट से पहले हम आपको वो बेसिक टर्म एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं, ध्यान से समझेंगे बच्चे। सपोज नंबर ऑफ लेबर इज गिवन 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। बेसिक टर्म्स, टोटल प्रोडक्ट 10 30 60 80 90 90 and suppose it is 85। अब ध्यान से समझेंगे बच्चे, तीन स्पेसिफिक टर्म्स हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। एक टोटल प्रोडक्ट दैट इज टीपी, दूसरा एवरेज प्रोडक्ट दैट इज एपी, और तीसरा मार्जिनल प्रोडक्ट दैट इज एमपी। क्लियर है जी बच्चे? टीपी, एपी एंड एमपी, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। ध्यान देंगे बच्चा। सबसे पहले टीपी का मतलब क्या होगा भाई? टोटल प्रोडक्ट का मतलब क्या होगा? ध्यान देंगे। टोटल प्रोडक्ट का मतलब जो भी हमारे पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल एक्सेट्रा, सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के कंबाइंड हेल्प से, कंबाइंड एफर्ट से हम लोग टोटल यूनिट कितना गुड्स का बनाते हैं, दैट इज नोन एज टोटल प्रोडक्ट। जैसे कि एग्जांपल यहां देखेंगे बच्चे, मान लीजिए हमारे पास एक लेबर है और जो भी मशीन वगैरह है, एक लेबर आया, उस लेबर के हेल्प से हम 10 यूनिट सामान बनाए, तो हमारा टोटल प्रोडक्ट या टोटल प्रोडक्शन कितना यूनिट हो गया? 10 यूनिट। जो भी हमारे पास लेबर्स हैं उनके कंबाइंड एफर्ट से अलोंग विथ अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हम टोटल कितना यूनिट सामान बनाते हैं, दैट इज नोन एज टोटल प्रोडक्ट। मान लीजिए 4 लेबर मिलकर टोटल कितना यूनिट बनाए भाई? 80 यूनिट बनाए, तो टोटल प्रोडक्ट 80 हो गया। क्लियर? 6 लेबर मिलकर 90 यूनिट बनाए। सर आप 7वां लेबर में प्रोडक्शन कम कर दिए, 7वां लेबर आया तो पहले से भी आप घटा दिए, वो सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चे। क्लियर? अभी सिर्फ मैथमेटिकल वाला पार्ट कि हम आपको बेसिक टर्म्स बता रहे हैं कि टीपी, एपी, एमपी का मतलब क्या होता है और उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो भी हमारे पास डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है इंक्लूडिंग लेबर, उनके कंबाइंड एफर्ट से हम लोग टोटल कितना यूनिट गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोड्यूसर कितना यूनिट्स गुड्स बना पा रहा है, दैट इज नोन एज टोटल प्रोडक्ट। किसी किसी बुक में ये टोटल प्रोडक्ट को टोटल फिजिकल प्रोडक्ट टीपीपी भी लिखा हुआ मिलेगा। एक ही बात है बच्चे। क्लियर है जी बच्चा? चलिए, टोटल प्रोडक्ट हो गया। दूसरा जो टर्म है हमारा, दैट इज नोन एज एवरेज प्रोडक्ट। सेकंड टर्म को क्या कह रहे हैं भाई? सेकंड टर्म को कह रहे हैं एवरेज प्रोडक्ट, दैट इज एपी। एवरेज प्रोडक्ट का मतलब क्या होगा? थोड़ा ध्यान से समझेंगे बच्चे। एवरेज प्रोडक्ट का मतलब ऑन एन एवरेज एक लेबर कितना यूनिट सामान बना रहा है, ऑन एन एवरेज एक लेबर कितना यूनिट सामान बना रहा है, दैट इज नोन एज एवरेज प्रोडक्ट। जैसे कि एग्जांपल देते हैं, सपोज हम अकेले 10 यूनिट सामान बनाए, तो हमारा एवरेज भी कितना होगा? 10 डिवाइडेड बाई 1। अकेले हैं भाई? क्लियर? 10 डिवाइडेड बाई 1, एवरेज भी हो गया 10। अब ध्यान देंगे, हमने क्या किया, एक और लेबर को हायर कर लिया। अब हम लोग दोनों आदमी मिलके और 30 यूनिट सामान बनाए,
दोनों आदमी मिलके और 30 यूनिट सामान बनाए। आप हमें बताएंगे अब हम लोगों का ऑन एन एवरेज प्रोडक्शन कितना हुआ भाई? एक लेबर का ऑन एन एवरेज प्रोडक्शन, सर एक लेबर का एवरेज प्रोडक्शन 15 हुआ। कैसे 15 हुआ बोलो तो भाई, ध्यान से समझेंगे। दोनों लेबर मिलके 30 यूनिट बनाए तो 30 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ लेबर कितने हैं भाई? 2। तो 30 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया भाई? 15। इसी को कहते हैं भैया एवरेज प्रोडक्ट। ध्यान से समझेंगे। तो एवरेज प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होगा भाई? एवरेज प्रोडक्ट का फॉर्मूला होगा टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ लेबर, टीपी डिवाइडेड बाई एल। यहां तक में दिक्कत तो बोलेंगे बच्चे? क्लियर? चलिए अब ध्यान देंगे, ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है एपी इक्वल्स टू टीपी डिवाइडेड बाय एल, अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, एवरेज प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाय लेबर करें तो टीपी कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं? तो टीपी कैलकुलेट करने का इसी के बेसिस पे फॉर्मूला आ सकता है, टीपी इक्वल्स टू एवरेज प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ लेबर, लिख सकते हैं भाई। क्लियर है जी बच्चे? चले अब इस बेसिस पे हम लोग थोड़ा सा कुछ एपी का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। 10 डिवाइडेड बाई 1 10, 30 डिवाइडेड बाई 2 15, 60 डिवाइडेड बाई 2 20, 80 divided by 4 20, 90 divided by 5 18, 90 divided by 6 15, 85 divided by 7 चेक करना पड़ेगा भाई। एटी फाइव डिवाइडेड बाई 7 कितना आ रहा है भाई? 12.14। 12.14। तो एवरेज प्रोडक्ट का भी आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा और कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा बच्चे। चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज मार्जिनल प्रोडक्ट। ध्यान से समझेंगे बच्चा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल और इंक्रीमेंटल। मार्जिनल का मतलब क्या होता है भाई? मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल और इंक्रीमेंटल। अब यहां मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ समझेंगे। यहां मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब एक एडिशनल लेबर आने से कितना एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हुआ। अगर एक एक्स्ट्रा लेबर आया तो उसके कारण कितना एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हुआ, दिस इज नोन एज मार्जिनल प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल, सपोज हम अकेले 10 यूनिट सामान बनाए तो मेरा इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन भी कितना हो गया भाई? 10। क्लियर? अब ध्यान देंगे, हमने एक और लेबर हायर किया और दोनों लेबर मिलके और 30 यूनिट सामान हम लोग बनाए तो दूसरे लेबर के आने से एक्स्ट्रा कितना यूनिट का प्रोडक्शन हुआ बोलो बच्चा? हम अकेले 10 बनाए थे, हमने एक और लेबर हायर किया, एक और लेबर आने से क्या हुआ भाई? हम लोग दोनों आदमी मिलकर 30 यूनिट बनाए तो एक्स्ट्रा कितना यूनिट बना? 20। तो एक एडिशनल लेबर के आने से कितना एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हुआ, दिस इज नोन एज, इसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट। अब यहां देखेंगे बच्चे, पहला लेबर आया 10 यूनिट सामान बनाया, मार्जिनल भी 10। दूसरा लेबर आया, दोनों मिलकर 30 यूनिट बनाए तो दूसरा लेबर के आने से एक्स्ट्रा कितना यूनिट बना भाई? सर 20। बिल्कुल सही। अब देखेंगे, दो लेबर मिलकर कितना यूनिट बनाए थे? 30। तीन लेबर मिलकर टोटल कितना यूनिट बनाए? 60। तीसरा लेबर के आने से एक्स्ट्रा कितना यूनिट का प्रोडक्शन हुआ? 30। उसी तरह तीन लेबर मिलकर 60, चार लेबर मिलकर 80, चौथा लेबर के आने से एक्स्ट्रा कितना यूनिट का प्रोडक्शन हुआ? 20। पांचवा लेबर के आने से एक्स्ट्रा कितना हुआ भाई? 10। छठा लेबर के आने से एक्स्ट्रा कितना प्रोडक्शन हुआ? 0। सातवां लेबर के एक्स्ट्रा आने से एक्स्ट्रा कितना प्रोडक्शन हुआ? -5। सर ये घट रहा है, बढ़ रहा है, ऐसा क्यों? ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चे, वही तो थ्योरी में पढ़ेंगे, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में। क्लियर है बच्चे? हाँ जी, तो ध्यान से समझेंगे वापस से। मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब एक एडिशनल लेबर के आने से कितना एक्स्ट्रा यूनिट का प्रोडक्शन हुआ, दिस इज नोन एज मार्जिनल प्रोडक्ट। कोई दिक्कत नहीं बच्चे? क्लियर है जी बच्चे? आगे बढ़ सकते हैं। चले अब हम लोग आते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में। क्लियर? टीपी एपी एमपी का कंसेप्ट आपका क्लियर है भाई? ध्यान देंगे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। कह रहे हैं कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को डिस्कस कीजिए। और ये जो क्वेश्चन अगर आपसे पूछेंगे बच्चे तो ऑब्वियस ही बात है कि ये क्वेश्चन आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछेंगे, 5-6 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछेंगे भाई ये क्वेश्चन आपसे, 5 मार्क्स वाले में। क्लियर है बच्चे? चले ये कह रहे हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को एक्सप्लेन कीजिए। वापस से थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट समझेंगे बच्चे। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो है वो कब एप्लीकेबल है भाई? तो शॉर्ट रन में एप्लीकेबल है सर। अच्छा, शॉर्ट रन का मतलब क्या होता है? शॉर्ट रन का मतलब वो टाइम पीरियड जिस टाइम पीरियड में हम अपने सारे के सारे फैक्टर्स को चेंज नहीं कर सकते हैं, दैट इज नोन एज शॉर्ट रन टाइम पीरियड। क्लियर है बच्चे? वो टाइम पीरियड जिस टाइम पीरियड में हम अपने सारे के सारे फैक्टर्स को चेंज नहीं कर सकते हैं, दैट इज नोन एज शॉर्ट रन। कोई दिक्कत नहीं यहां तक में? क्लियर है जी बच्चे? आगे बढ़ सकते हैं जी बच्चा? चलिए अब
लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन हमारा क्या एक्सप्लेन करता है? लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन एक्सप्लेन करता है कि अगर हम बाकी सारे फैक्टर को फिक्स्ड रखते हैं, लैंड, कैपिटल एटसेट्रा, और सिर्फ लेबर को बढ़ाते हैं, तो उससे क्या प्रोडक्शन पे प्रभाव पड़ता है, इसको स्टडी करने के लिए जो थ्योरी दिया गया, दैट थ्योरी इज नोन एज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ये बात समझ में आई? अब वो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या कह रहा है, ध्यान से समझेंगे बच्चे। द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन आउटपुट इज इंक्रीज्ड बाय चेंजिंग ओनली वन इनपुट। ये कौन सा इनपुट है भाई? लेबर। हम आउटपुट को इंक्रीज करते हैं, टोटल प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं सिर्फ एक फैक्टर को चेंज करके, एंड दैट इज लेबर, while keeping other inputs fixed. As there is change in variable input, that is labor only, the ratio between different inputs tends to change at different levels of output. ध्यान से समझेंगे ये लाइन क्या बोले बच्चे, ध्यान से समझेंगे। हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में एजम्पशन क्या है कि कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड है और कुछ फैक्टर जो है वो कौन से फैक्टर हैं भाई? वेरिएबल फैक्टर है। वेरिएबल फैक्टर कौन सा है भाई? मेरा एजम्पशन है सर कि वेरिएबल फैक्टर जो है वो लेबर है, और उससे टोटल प्रोडक्शन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है? हम सिर्फ लेबर को बढ़ा सकते हैं। हमारा एजम्पशन है कि हम सिर्फ लेबर को बढ़ा रहे हैं, सिर्फ एक ही वेरिएबल फैक्टर है दैट इज लेबर, और बाकी फैक्टर जो लैंड, कैपिटल एटसेट्रा है, हम एज्यूम करते हैं कि शॉर्ट रन में वो फिक्स्ड रहेंगे। शॉर्ट रन में फिक्स्ड रहने का मतलब अगर उसकी वैल्यू 1 है तो हर केस में उसकी वैल्यू 1 ही होगी, अगर उसकी वैल्यू 5 है तो हर केस में उसकी वैल्यू 5 ही होगी, उसको हम शॉर्ट रन में चेंज नहीं कर सकते। क्लियर है बच्चे? अब ध्यान देंगे, मान लीजिए कि फिक्स्ड फैक्टर का वैल्यू 1 है, तो फिक्स्ड फैक्टर को तो चेंज कर नहीं सकते हैं, तो हर सिचुएशन में इनका एजम्पशन है कि फिक्स्ड फैक्टर की वैल्यू 1 ही रहेगी। हम चेंज किसको कर रहे हैं? सिर्फ एक वेरिएबल फैक्टर को, एंड दैट वेरिएबल फैक्टर इज लेबर। क्लियर? अब ध्यान देंगे, लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन में हम लोग पढ़ेंगे कि अगर हम बाकी सारे फैक्टर को फिक्स्ड रखते हैं और सिर्फ लेबर को बढ़ाते हैं, तो इसके कारण टोटल प्रोडक्शन टीपी पे क्या प्रभाव पड़ता है। क्लियर है बच्चे? ये अपने को पढ़ना है। अब ध्यान से समझेंगे, इसका नाम समझेंगे बच्चे, इसका नाम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्यों पड़ा? ध्यान देंगे, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इसका नाम इसलिए पड़ा बच्चे क्योंकि आप जैसे जैसे लेबर को बढ़ा रहे हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर का आपस का जो रेशियो है वो क्या हो रहा है भाई? दैट रेशियो टेंड्स टू चेंज, वो रेशियो चेंज हो रहा है। ध्यान से समझेंगे, एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए मेरे पास एक मशीन है और एक लेबर है, तो लेबर और मशीन का, मान लेते हैं कि मशीन जो है वो फिक्स्ड फैक्टर है और लेबर जो है वो वेरिएबल फैक्टर है, तो लेबर और मशीन का आपस का रेशियो क्या हो गया सर? 1:1। बिल्कुल सही। हमने एक और लेबर बढ़ा दिया, अब मेरे पास लेबर कितने हो गए बच्चे? 2, और मेरे पास मशीन एक ही का एक ही है। मेरा assumption है कि मशीन को हम बढ़ा घटा नहीं सकते हैं। क्लियर है बच्चे? तो एक ही मशीन है, एक ही मशीन है और लेबर हो गए 2। अब लेबर और मशीन का मतलब फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर का आपस का रेशियो क्या हो गया भाई? 1:2। एक और लेबर बढ़ाए, अब रेशियो 1:3। एक और लेबर बढ़ाए, 1:4। अभी बात समझ में आ रहा है? तो इसका नाम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इसलिए पड़ा क्योंकि फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर का रेशियो जो है, जैसे जैसे आप लेबर को बढ़ाते हैं, इनकी रेशियो जो है वो चेंज होते रहती है। दैट्स व्हाई द नेम इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। द रेशियो बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर टेंड्स टू चेंज, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं भाई? वेरिएबल वेरिएबल प्रोपोर्शन। क्लियर? द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। क्लियर है भाई? चलो भाई चलिए, अब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में हम लोग क्या पढ़ेंगे भाई? वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझेंगे। इन द शॉर्ट रन, when one input is variable and all other inputs are fixed, the firm's production function shows the law of variable proportion. Law of variable proportion states that as we increase the quantity of only one input keeping other input fixed, TP initially increases at an increasing rate, then at a decreasing rate, and finally at a negative rate. ध्यान से समझेंगे, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हमारा क्या कहता है भाई? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हमारा कहता है कि अगर आप बाकी फैक्टर को फिक्स्ड रखते हैं और सिर्फ लेबर को बढ़ाते हैं, तो प्रोडक्शन में 3 स्टेज में प्रभाव पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहता है बाकी फैक्टर को अगर फिक्स्ड रखेंगे और सिर्फ लेबर को बढ़ाएंगे तो प्रोडक्शन में कितने स्टेज में प्रभाव पड़ेगा भाई? कह रहे हैं कि प्रोडक्शन में 3 स्टेज में प्रभाव पड़ेगा। वो 3 स्टेज में क्या प्रभाव पड़ेगा भाई? ध्यान से समझेंगे। शुरुआत में हम जैसे जैसे लेबर को बढ़ाएंगे, हमारा जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा। क्लियर है जी बच्चे? शुरुआत में जैसे जैसे हम लेबर को बढ़ाएंगे, एट द फर्स्ट स्टेज प्रोडक्शन विल इंक्रीज एट एन इंक्रीजिंग रेट। फिर भी अगर हम लेबर को बढ़ाएंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, बढ़ने की रफ्तार कम हो जाएगी, मतलब कि प्रोडक्शन डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा, बोले तो डिमिनिशिंग रेट से बढ़ेगा। और जब जरूरत से ज्यादा लेबर को हायर करेंगे तो फाइनली द टोटल प्रोडक्ट विल फॉल, दैट इज नोन एज नेगेटिव रेट।
क्लियर है बच्चे? तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के हिसाब से देयर आर 3 स्टेजेस। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या कहता है भाई कि देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। ये 3 स्टेजेस क्या है भाई? शुरुआत में जैसे जैसे आप लेबर को बढ़ाएंगे प्रोडक्शन विल इंक्रीज एट एन इंक्रीजिंग रेट। इसको हम लोग स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर बोलते हैं। बिल्कुल आराम से सुनेंगे बच्चे। फर्स्ट स्टेज को हम लोग क्या नाम देते हैं? स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। उसके बाद भी अगर हम लेबर को बढ़ाएंगे तो प्रोडक्शन जो है वो बढ़ेगा, बढ़ने की रफ्तार कम हो जाएगी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जिसको हम लोग डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर बोलते हैं। और जरूरत से ज्यादा हम लोग जब लेबर को हायर करेंगे तो पहले जितना प्रोडक्शन हो रहा था उससे भी कम होगा। दैट इज नोन एज नेगेटिव रिटर्न। नेगेटिव रिटर्न्स टू अ फैक्टर मींस देयर आर वापस से 3 स्टेजेस भैया। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर एंड नेगेटिव रिटर्न्स टू अ फैक्टर। यही 3 स्टेज हम लोगों को क्या करना है भाई? लॉजिकली समझना है कि ऐसा क्यों होता है। क्लियर है जी बच्चे? चलिए हाँ जी। देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के कितने स्टेजेस होते हैं भाई? तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के 3 स्टेजेस होते हैं, ध्यान से समझेंगे। सबसे पहला स्टेज क्या कर रहे हैं? स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। अब ध्यान देंगे बच्चे, हमने कह दिया कि भाई लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के 3 स्टेजेस होते हैं। शुरुआत में जैसे जैसे आप लेबर को बढ़ाएंगे तो इनिशियली प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा, उसके बाद डिमिनिशिंग रेट से बढ़ेगा, और फाइनली टोटल प्रोडक्शन जो है वो क्या होगा भाई? टोटल प्रोडक्शन फाइनली फॉल होगा। ठीक है जी। अब सर इसका कारण क्या है? क्या कारण है कि शुरुआत में प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, बाद में डिमिनिशिंग, और उसके बाद नेगेटिव रेट से बढ़ता है? देयर मस्ट बी अ रीजन फॉर दैट। ऑब्वियस सी बात है कि रीजन है बच्चे। तो 2 बातें इसमें है। एक, क्या कारण है इन तीनों स्टेजेस का, और दूसरी बात, सर हम कैसे समझेंगे कि कहां से कहां तक फर्स्ट स्टेज है, मतलब इंक्रीजिंग रिटर्न है, उसके बाद सेकंड है, और उसके बाद थर्ड है। तो इसमें 2 एस्पेक्ट है बच्चे। एक, हाउ टू आइडेंटिफाई द स्टेजेस। कभी कभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में या एमसीक्यू क्वेश्चन में आपसे पूछ देते हैं कि इस एग्जांपल में कोई एक स्टेज आइडेंटिफाई कीजिए। वो बोलेंगे कि सेकंड स्टेज आइडेंटिफाई कीजिए, और ऑप्शंस आपको दिए हुए रहेंगे। समझ में आ रही बात बच्चे? तो समझेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न ये है, हाउ टू आइडेंटिफाई द स्टेजेस। हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कहां से कहां तक का फर्स्ट स्टेज है, उसके बाद सेकंड स्टेज है, उसके बाद थर्ड स्टेज है? एक बात। और दूसरी बात इसका क्या है भाई? दूसरा एस्पेक्ट इसका है कि व्हाट इज द लॉजिक फॉर दैट। क्या कारण है कि प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, उसका रीजन क्या है? ये दोनों बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद लॉजिक। क्लियर है जी बच्चे? चलिए, सपोज, हाँ जी, सपोज एक एग्जांपल दिया हुआ है, लेबर का वैल्यू दिया हुआ है, सपोज 1 2 3 4 5 6। क्लियर? एंड टीपी इज गिवन। अभी हमने आपको बताया यू कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। अब ध्यान देंगे बच्चे, एक लेबर आया, कितना सामान बनाया? 10। दूसरा लेबर आया, टोटल कितना यूनिट बनाया? 30। तीसरा लेबर 45 52 52 एंड 48। क्लियर? इस टीपी के बेसिस पे स्टेज आइडेंटिफाई करने के लिए आपको क्या करना है भाई? तो आपको सबसे पहले मार्जिनल प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है, एमपी। अब ध्यान देंगे, पहला लेबर आया तो टोटल कितना यूनिट सामान बनाया? 10 यूनिट, तो मार्जिनल प्रोडक्ट भी कितना हो गया? 10। दूसरा लेबर आया तो टोटल कितना यूनिट बनाया भाई? 30 यूनिट। दूसरा लेबर के आने से एक्स्ट्रा कितना यूनिट सामान बना? 20 यूनिट्स। तीसरा लेबर के आने से एक्स्ट्रा कितना यूनिट सामान बना? 15। चौथा लेबर के आने से 7। पांचवा लेबर के आने से 0, और लास्ट 6 लेबर का कंट्रीब्यूशन क्या हो गया भाई? -4। एमपी हम लोगों ने कैलकुलेट किया। अब ध्यान देंगे, स्टेज 1 क्या कहता है? स्टेज 1 कहता है कि शुरुआत में जैसे जैसे आप लेबर को बढ़ाएंगे प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है? इधर ध्यान से समझेंगे बच्चे। जो नया लेबर आ रहा है, अगर वो पुराने वाले लेबर से और अच्छा काम कर रहा है, वापस से, जो नया लेबर आ रहा है अगर वो पुराने वाले लेबर से और अच्छा काम कर रहा है, एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं। सपोज लेबर 1 2 3 4 5 6 7 8, जान के थोड़ा लंबा ले रहे हैं बच्चे, टोटल प्रोडक्ट और इसके बेसिस पे मार्जिनल प्रोडक्ट। पुराना वाला एग्जांपल याद करेंगे, सपोज इट इज 10 30 60 80 90 90 एंड 85। हाँ जी, इसके बेसिस पे मार्जिनल प्रोडक्ट विल बी 10 20 30 20 10 0 एंड -5। अब ध्यान से समझेंगे बच्चे, हमने कहा
जो नया लेबर आ रहा है अगर वो पुराने वाले लेबर से और अच्छा काम कर रहा है, ध्यान देंगे पहला लेबर, मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब कि एक लेबर अकेले कितना कंट्रीब्यूशन किया, मतलब हर लेबर का इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन। पहला लेबर आया कितना यूनिट सामान बनाया 10, दूसरा लेबर आया वो अकेले कितना बनाया भाई 20। तो जो नया लेबर आ रहा है अगर वो पुराने वाले लेबर से और अच्छा काम कर रहा है मतलब कि प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट। क्लियर है बच्चे? आप देखेंगे पहला लेबर आया 10 यूनिट बनाया, दूसरा लेबर आया दोनों मिलकर 30 यूनिट बनाए, तो दूसरा लेबर के आने से एक्स्ट्रा कितना बना 20 यूनिट, पहले वाले लेबर से ज्यादा बना कि नहीं? क्लियर है बच्चे? तो जब तक जो नया लेबर आ रहा है पुराने वाले लेबर से और अच्छा काम करता है तब तक हम एजम्पशन करेंगे कि प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट। इसके बाद देखेंगे थर्ड लेबर के केस में क्या हुआ, तीनों लेबर मिलकर कितना यूनिट सामान बनाया भाई 60 यूनिट, तो तीसरा लेबर के आने से एक्स्ट्रा कितना यूनिट सामान बना 30, ये भी पुराने वाले लेबर से और अच्छा काम किया। तो जब तक आपका मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ रहा है मतलब जो नया लेबर आया पुराने वाले लेबर से और अच्छा काम कर रहा है, आप कहेंगे कि द फर्स्ट स्टेज इज गोइंग ऑन। जहां से मार्जिनल प्रोडक्ट घटने लगा, दिस इज इंपॉर्टेंट, ध्यान देंगे बच्चे, तीन लेबर मिलकर कितना सामान बनाए 60, चार लेबर मिलकर कितना बनाए 80, आप हमें बताएंगे टोटल प्रोडक्ट बढ़ा कि घटा? टोटल प्रोडक्ट टीपी सर पहले 60 बन रहा था 80 बन रहा है, टोटल प्रोडक्शन बढ़ा लेकिन उसके बढ़ने की रफ्तार कम हो गई। ध्यान से समझेंगे बच्चे, टोटल प्रोडक्शन तो बढ़ा लेकिन उसके बढ़ने की रफ्तार कम हो गई। कैसे बढ़ने की रफ्तार कम हो गई, ध्यान से समझेंगे बच्चे। तीसरा लेबर कितना बनाया था अकेले 30 यूनिट, लेकिन चौथा लेबर आया उसने भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया लेकिन पहले वाले लेबर से कम। तो जहां से मार्जिनल प्रोडक्ट घटने लगेगा दैट इज द स्टार्टिंग ऑफ द सेकंड स्टेज, दैट इज एज्यूम्ड टू बी द स्टार्टिंग ऑफ सेकंड स्टेज। जहां मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा दैट विल बी द एंड ऑफ द फर्स्ट स्टेज। ये बात समझ में आ रहा है बच्चे? जहां से एमपी घटने लगा, इनका टोटल प्रोडक्शन बढ़ रहा है, बढ़ने की रफ्तार कम हो गई, तो दैट इज द स्टार्टिंग ऑफ द सेकंड स्टेज। अब ध्यान से समझेंगे, जहां मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो हो गया मतलब जो नया लेबर आया उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, वो कोई काम नहीं किया। सर ऐसा कैसे होगा सर? बिल्कुल, हम लोग लॉजिक भी डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ स्टेज आइडेंटिफिकेशन। तो जहां मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो होगा हम एजम्पशन करेंगे कि दैट इज द एंड ऑफ द सेकंड स्टेज। अब देखेंगे किसी किसी क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि आपका एमपी जीरो वाला कंडीशन आया ही नहीं, उस कंडीशन में क्या करेंगे तो समझेंगे। जहां से 6 लेबर मिलकर कितना यूनिट सामान बनाया 90, सातवां लेबर आया तो वो कितना बनाया 85, सातवां लेबर के आने के कारण पहले जितना टोटल प्रोडक्शन हो रहा था उससे भी कम हो रहा है। कहने का मतलब जहां आपका मार्जिनल प्रोडक्ट निगेटिव में आ जाए आप समझ लेंगे कि दैट इज द थर्ड स्टेज। तो ध्यान देंगे बच्चे, वापस से एक लाइन का रिपीटेशन, जिस पॉइंट तक मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमम है दैट इज द फर्स्ट स्टेज, और आप ऐसे सोचेंगे जहां मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव में है दैट इज द थर्ड स्टेज। तो बाय डिफॉल्ट बीच वाला स्टेज कौन सा हो जाएगा भाई? बाय डिफॉल्ट बीच वाला स्टेज विल बी द सेकंड स्टेज। बात समझ में आ रहा है बच्चा? क्लियर? वापस से रिपीट करते हैं, जहां मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा जिस पॉइंट तक दैट इज द फर्स्ट स्टेज। क्लियर है जी बच्चे? जिस पॉइंट पे मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव होगा दैट विल बी द थर्ड स्टेज। तो बाय डिफॉल्ट द बीच वाला जो स्टेज होगा वो कौन सा स्टेज होगा भाई? बीच वाला स्टेज विल बी द सेकंड स्टेज। आगे बढ़ सकते हैं जी बच्चे? क्लियर है जी बच्चा? चलिए अब आते हैं अपने ओरिजिनल वाले एग्जांपल पे। आप देखेंगे मार्जिनल प्रोडक्ट पहले का कितना है 10, दूसरे का कितना है 20 और उसके बाद घटने लगा। सर यस हम लोग समझ गए, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। जहां से मार्जिनल प्रोडक्ट घटने लगा बस उस पॉइंट पे स्टेज 1, और जहां हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव होगा, जहां हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो क्या होगा भाई? नेगेटिव होगा। बॉक्स बनाने में थोड़ा गड़बड़ी हो गई है भाई। जहां मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव होगा दैट विल बी नोन एज विच स्टेज? दैट इज द थर्ड स्टेज। तो बीच वाला जो स्टेज हो गया, बीच वाला जो स्टेज हो गया वो कौन सा स्टेज हो गया भाई? बीच वाला स्टेज 2। क्लियर? जहां एमपी नेगेटिव थर्ड स्टेज, जहां मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमम दैट इज द एंड ऑफ द फर्स्ट स्टेज। बीच वाला बाय डिफॉल्ट कौन सा स्टेज हो गया? सेकंड स्टेज। क्लियर है जी बच्चे? कोई दिक्कत नहीं? चले, तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के हिसाब से बाकी फैक्टर को अगर फिक्स रखेंगे, सिर्फ लेबर को बढ़ाएंगे तो प्रोडक्शन में 3 स्टेज में प्रभाव पड़ेगा। शुरुआत में प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा, उसके बाद प्रोडक्शन बढ़ेगा, बढ़ने की रफ्तार कम हो जाएगी, बोले तो डिमिनिशिंग रेट। क्लियर? और जरूरत से ज्यादा जब लेबर हायर करेंगे तो फाइनली टोटल प्रोडक्ट विल फॉल, दैट इज नेगेटिव रेट। क्लियर है जी बच्चे? बोले तो नेगेटिव रिटर्न। समझ में आ रही बाजी बच्चे? यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। स्टेज आइडेंटिफिकेशन भी हम लोगों ने सीख लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है? अब सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि व्हाट इज द लॉजिक फॉर दैट। वी विल एक्सप्लेन दैट विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। एक डायग्राम के हेल्प से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे ऑल द 3 स्टेजेस ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, सेकंड पार्ट में।
क्लियर है बच्चे? फर्स्ट पार्ट में हमने यहां तक कंप्लीट कर लिया, इसी वीडियो का सेकंड पार्ट भी आएगा, सेकंड पार्ट में वो तीनों स्टेज हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर है बच्चे? ओके।